हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम बात करते हैं मेडिकल नेग्लिजेंस की। कई सारे केसेस मेडिकल नेग्लिजेंस के बढ़ते जा रहे हैं आजकल और डॉक्टर्स पे कई सारे एलिगेशन लगते हैं जिसमें कि जो पेशेंट है वो डॉक्टर का नेग्लिजेंस प्रूव करने में रहता है, या तो कंज्यूमर फॉर्म में जाता है या फिर क्रिमिनल कोर्ट्स में, क्रिमिनल नेग्लिजेंस और सिविल नेग्लिजेंस। सो हम इसको ब्रीफली स्टडी करेंगे क्या होता है नेग्लिजेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन पे आते हैं, ठीक है। मेडिकल नेग्लिजेंस जो है वो या तो बैड या अनडिजायरेबल आउटकम है दैट इज अनरिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइडेड। नो, इट्स रॉन्ग आंसर। मेडिकल नेग्लिजेंस इज नॉट ए पार्ट ऑफ टॉर्ट लॉ। नो, इट्स अ पार्ट ऑफ टॉर्ट लॉ। ओके, एब्सेंस ऑफ रीजनेबल केयर एंड स्किल्स और विलफुल नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, ये इसकी सही डेफिनेशन है मेडिकल नेग्लिजेंस की। सो मेडिकल नेग्लिजेंस होता क्या है? इट इज द एब्सेंस ऑफ रीजनेबल केयर। रिमेंबर द की वर्ड इज द रीजनेबल केयर एंड स्किल्स। आप में रीजनेबल केयर और स्किल यदि नहीं है सो वो मेडिकल नेग्लिजेंस होता है। विलफुल नेग्लिजेंस ऑन द पार्ट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर, आप विलफुली कोई काम कर रहे हो, या तो एक्ट ऑफ ओमिशन हो सकता है या एक्ट ऑफ कमीशन हो सकता है मेडिकल नेग्लिजेंस के केसेस में। फोर्थ ऑप्शन है, इट इज ए केस इन विच एन इंडिविजुअल हैज बीन इंजर्ड और हैड डायड ड्यू टू सम अनइंटेंशनल एक्ट डन बाय डॉक्टर और एजेंट ऑफ द डॉक्टर और द हॉस्पिटल। नाउ इज द रॉन्ग आंसर। सो हमारा आंसर है वो है सी, मेडिकल नेग्लिजेंस की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं एक केस की जो आपने देखा होगा लास्ट ईयर राजस्थान में एक गायनेकोलॉजिस्ट, फीमेल गायनेकोलॉजिस्ट को बुक किया गया क्योंकि एक पेशेंट की डेथ हो जाती है, पोस्ट डिलीवरी पेशेंट डाइड, और गायनेकोलॉजिस्ट के अगेंस्ट स्ट्रेट अवे केस रजिस्टर कर लिया गया और केस रजिस्टर करा गया 302 आईपीसी में। 302 आईपीसी पनिशमेंट फॉर मर्डर के लिए केस रजिस्टर कर दिया गया। गायनेकोलॉजिस्ट स्ट्रेस्ड हुई और बैड कंसिक्वेंसेज में एक सुसाइड नोट मिलता है और डॉक्टर ने कमिट कर ली सुसाइड। और डॉक्टर का जो नोट था उसमें लिखा हुआ था, डू नॉट हरास इनोसेंट डॉक्टर्स प्लीज। इसकी कौन जिम्मेदारी लेता है? हमारा सिस्टम, हमारे डॉक्टर्स कम्युनिटी और द पेशेंट्स। कौन रेस्पॉन्सिबल है? या तो सिस्टम में कोई फॉल्ट है कि एक नेग्लिजेंस का केस जो कि अभी प्रूव भी नहीं हुआ है और एक डॉक्टर पे इतना प्रेशर आ जाता है मेंटल हरासमेंट का, इतना टॉर्चर करा जाता है उसको, वो स्ट्रेस्ड आउट होके सुसाइड कमिट कर लेती है। सो ऐसे केसेस बहुत आम है आजकल। डॉक्टर्स पे इस तरह के जो नेग्लिजेंस के इश्यूज हैं वो बिना सोचे समझे पुलिस केस रजिस्टर कर देती है और उसकी वजह से इस तरह के डेडली कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। सो इसलिए हमें जो बेसिक जो नॉलेज है नेग्लिजेंस की उसको अंडरस्टैंड करना, क्या क्या जजमेंट रहे हैं, क्या क्या फेमस जजमेंट हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे ताकि आप नेग्लिजेंस से बच सको और अपने हक के लिए लड़ सको। लीगल इशू आता है। पहला क्वेश्चन, वाज वेदर द एक्यूज्ड कमिटेड नेग्लिजेंस। क्या एक्चुअल में जो डॉक्टर जिसने सुसाइड करी उसने एक्चुअल में नेग्लिजेंस करा भी था या नहीं, एंड हाउ इट बी डिटरमाइंड, किसने डिटरमाइन करा और कैसे डिटरमाइन करा कि वो नेग्लिजेंस था कि नहीं। ओके, सो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब आता है सबसे पहले मेडिकल नेग्लिजेंस क्या होता है। स्लाइड 2 में हमने ऑलरेडी डेफिनेशन की बात करी, फिर से देखते हैं। इट इज द एब्सेंस ऑफ, ऑलवेज रिमेंबर द रीजनेबल केयर एंड स्किल्स। ओके, और विलफुल नेग्लिजेंस हो सकता है ऑन द पार्ट ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर वाइल ट्रीटिंग ए पेशेंट रिजल्टिंग इन, किसी पेशेंट को जब डॉक्टर ट्रीट कर रहा तब ये हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट को या तो बॉडी इंजरी हो सकती है या कोई इल हेल्थ हो सकती है और इवन डेथ भी हो सकती है किसी पेशेंट की। ये एक कंप्लीट डेफिनेशन है मेडिकल नेग्लिजेंस, जिसको कि मेडिकल मैलप्रैक्टिस भी कहा जाता है। ये सिमिलरली एक्ट ऑफ ओमिशन हो सकता है, कुछ चीज आपने नहीं करी है जो एक्चुअल में करनी चाहिए, या फिर कोई ऐसी गलत चीज आपने कर दी है जिसमें कि एक्ट ऑफ कमीशन के अंडर मेडिकल नेग्लिजेंस आएगा। सो ये दोनों फॉर्म में एक्ट ऑफ ओमिशन और एक्ट ऑफ कमीशन दोनों तरह से हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे प्रूव करेगा, कौन प्रूव करेगा। तो 1934 में लॉर्ड राइट ने कुछ डेफिनेशंस दी जिसमें कि ड्यूटी आता है कि एक डॉक्टर का पेशेंट से एक ड्यूटी होनी चाहिए उसकी केयर की, ड्यू केयर एंड अटेंशन उसको देने की। तो जब तक आप ड्यूटी को स्टेब्लिश नहीं करोगे आप नेग्लिजेंस प्रूव नहीं कर पाओगे। देयर हैज टू बी डेरिलिक्शन ऑफ दिस ड्यूटी
कि डॉक्टर ने ड्यूटी जो है वो अपनी पूरी नहीं करी, डेरिलिक्शन होना चाहिए उस ड्यूटी का। ओके, सो ड्यूटी और उस ड्यूटी का डेरिलिक्शन मस्ट बी देयर। डैमेज होना चाहिए, जो डॉक्टर ने ड्यूटी ढंग से नहीं करी, डेरिलिक्शन हुआ उसमें, उसकी वजह से जो पेशेंट है उसको क्या डैमेज हुआ, एंड डैमेज जो है ये डायरेक्टली रिलेटेड होना चाहिए जो डॉक्टर ने करा है उससे। ओके, डायरेक्ट कॉजिशन का जो थ्योरी है वो भी प्रूव करना चाहिए। तो चार चीजें जब तक जो रेस्पोंडेंट पार्टी है वो प्रूव नहीं कर देती है, जो प्लेंटिफ है वो प्रूव नहीं कर देता है, ड्यूटी, डेरिलिक्शन, डैमेज एंड डायरेक्ट पोजीशन, तब तक नेग्लिजेंस में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। आप प्रूव नहीं कर पाओगे कि डॉक्टर नेग्लिजेंट था कि नहीं था। अब आता है टाइप्स ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस। ब्रॉडली हम सिविल नेग्लिजेंस बोलते हैं और क्रिमिनल नेग्लिजेंस बोलते हैं। दोनों में क्या डिफरेंस हम बात करते हैं। यदि पेशेंट भी नेग्लिजेंट है, आपने कुछ एडवाइस करी, पेशेंट ने फॉलो नहीं करा, तो उसको बोलते हैं पेशेंट्स नेग्लिजेंस। ओके, और दोनों का जो कंट्रीब्यूशन है, पेशेंट का और डॉक्टर का, तो उन दोनों का कंट्रीब्यूशन यदि है किसी नेग्लिजेंस के केस में, तो उसको आप कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस बोलते हैं। कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस, यदि एक पेशेंट को एक से ज़्यादा डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं, डॉक्टर 1, डॉक्टर 2 और डॉक्टर 3 ये ट्रीट कर रहे हैं, तो इन लोगों का या फिर एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स उस केस में इन्वॉल्व हैं, तो उसको कॉम्पोजिट नेग्लिजेंस कहा जाता है। कॉर्पोरेट नेग्लिजेंस ऑब्वियसली इज ग्रोइंग डे बाय डे बिकॉज ऑफ कॉर्पोरेट सेटअप्स। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स जो होते हैं उनमें कोई फॉल्ट है, उनकी किसी कमी की वजह से, किसी डेफिशिएंसी की वजह से कोई नेग्लिजेंस हुआ है, पेशेंट को इंजरी हुई है, कोई हार्म हुआ है या फिर उसकी डेथ हो गई है, तो फिर उस तरह के नेग्लिजेंस को बोलते हैं कॉर्पोरेट नेग्लिजेंस। अब हम आगे आते हैं कि कैसे प्रोसीडिंग होती है, किस तरह से नेग्लिजेंस के केसेस में। पहले बात करते हैं सिविल नेग्लिजेंस की। किसी डॉक्टर ने, आप एक डॉक्टर हैं और आपके पास एक पेशेंट आता है, आपने ट्रीट करा पेशेंट को, ड्यूटी नहीं थी, डेरिलिक्शन था, डैमेज कोज कर दिया एंड डायरेक्टली वो डैमेज रिलेटेड है कोज से, तो नेग्लिजेंस हो गए। तो अब क्या करोगे? पेशेंट क्या करता है? पेशेंट मोस्ट ऑफ द केसेस, जितने भी नेग्लिजेंस के केसेस में, उनमें बस उनको मॉनेटरी कंपनसेशन चाहिए होता है। ठीक है, तो पेशेंट मोस्ट ऑफ द केसेस में मॉनेटरी कंपनसेशन के लिए क्या करता है? टॉर्ट लॉ, सिविल लॉ के अंडर सिविल कोर्ट में जाएगा। ठीक है, और कंज्यूमर जो प्रोटेक्शन एक्ट है उसके अंडर कंज्यूमर फॉर्म में जाएगा। कंज्यूमर फॉर्म में जाएगा तो इस तरह का जो केस फाइल होता है जिसमें कंज्यूमर फॉर्म में जाके और कंपनसेशन उसको मिल जाता है, डिपेंडिंग की नेग्लिजेंस प्रूव हुआ है या फिर नहीं हुआ है, इसको बोलते हैं हम सिविल नेग्लिजेंस। अब क्या होता है दूसरे में? डॉक्टर ने पेशेंट को ट्रीट करा, ठीक है, और डॉक्टर से कोई ड्यूटी नहीं थी, डेरिलिक्शन हुआ, डैमेज हुआ एंड डायरेक्टली रिलेटेड है, नेग्लिजेंस हो गया। अब क्या होगा? नेग्लिजेंस होने की वजह से पेशेंट ने अब पुलिस को कंप्लेन कर दी है जी। पेशेंट ने पुलिस को कंप्लेन कर दी। पुलिस को कंप्लेन करने के बाद पुलिस जो है वो एक्शन ले लेती है डायरेक्टली। इसकी हम बात करेंगे कि पुलिस एक्शन ले सकती है कि नहीं ले सकती है। डायरेक्टली पुलिस एक्शन ले लेती है और पुलिस एक्शन की वजह से क्या होता है कि अलग अलग आईपीसीज में, आईपीसी 336 ये कहती है, 336 कि कोई इंजरी नहीं हुई है पेशेंट को, लेकिन डॉक्टर ने पेशेंट की लाइफ को एंडेंजर कर दिया, एंडेंजर्ड सिचुएशन में डाल दिया। सो उसमें भी पनिशमेंट है 336 आईपीसी में। ठीक है, फिर आता है आपका 337 आईपीसी, इसमें डॉक्टर ने हर्ट कॉज कर दिया पेशेंट को। फिर आता है 338 में, डॉक्टर ने ऐसा कुछ करा जिसकी वजह से उसको ग्रीवियस हर्ट हो गया। फिर आता है 304 ए, डॉक्टर नेग्लिजेंट है जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो गई है। तो ऐसे क्रिमिनल नेग्लिजेंसेस में अलग अलग आईपीसीज में डॉक्टर के लिए पनिशमेंट है। यदि एंडेंजर करता लाइफ को तो उसको आप 336 में रखोगे। सपोज आप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल हो, आपने किसी पेशेंट की डिलीवरी करा दी, तो आपने कोई हार्म कॉज नहीं करा, कोई हर्ट या ग्रीवियस हर्ट या पेशेंट की डेथ नहीं हुई है, लेकिन आपने उसकी लाइफ को एंडेंजर कर दिया, एक एंडेंजर सिचुएशन में आपने डाला, तो ये भी पनिशेबल ऑफेंस है। 337 कहता है कि पेशेंट को हर्ट हो जाता है तो उसको
337 में पनिशमेंट दी जाती है। ग्रीवियस हर्ट आपने कर दिया किसी को, जो 8 क्लोजेज है ग्रीवियस हर्ट के, तो उसको 338 में पनिश करा जाता है। और यदि किसी पेशेंट की डेथ हो जाती है तो उसको 304A जो है रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट, जो कि आईपीसी में कवर्ड है, उसमें पनिश करा जाता है। अब इस तरह के जो केसेस हैं, ये सारे केसेस आते हैं क्रिमिनल नेग्लिजेंस में। ठीक, अब भैया नेग्लिजेंस तो प्रूव हो गया, तो डिफेंस की बात करते हैं कि क्या क्या डिफेंस है, कैसे बचोगे नेग्लिजेंस से। पेशेंट तो आते हैं और पेशेंट तो नेग्लिजेंस शू फाइल करेंगे, तो अपने आप को कैसे बचाएं। तो सबसे पहला जो ब्रह्मास्त्र है वो है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। कंसेंट हर चीज में लेना है, कंसेंट के बिना कोई भी काम करना ही नहीं है। कंसेंट का पूरा डिटेल आपको पता होना चाहिए, कितनी एज पे क्या कंसेंट लेते हैं, कौन पेशेंट कंसेंट दे सकता है, कौन नहीं दे सकता है। एंड इट शुड बी इन्फॉर्म्ड कंसेंट, एक डिटेल्ड इन्फॉर्म्ड रिटन कंसेंट होना चाहिए, जिसके नीचे कंसेंट लिखने के बाद में आप पेशेंट या उसके अटेंडेंट से साइन कराओगे और मिनिमम 2 विटनेस के साइन भी होने चाहिए, तब वो कंसेंट वैलिड है, तब ये डेफिनेटिव डिफेंस मैकेनिज्म है। रेस जुडिकेटा कहता है कि भैया एक केस जो आपके अगेंस्ट फाइल हुआ उसमें ऑलरेडी कोर्ट का डिसीजन आ चुका, सब डिसाइड हो गया कि कंपनसेशन मिला या जेल हुई, दोबारा से पेशेंट जो है और जो प्लेंटिफ है वो उसी केस को फिर से फाइल नहीं कर सकता है। रेस जुडिकेटा, थिंग्स ऑलरेडी हैव बीन डिसाइडेड। एक्चुअल डिनाइल, आपने मना ही कर दिया स्टेट अभी कि भैया मैंने नेग्लिजेंस करा नहीं, ठीक है, तो एक्चुअल डिनाइल भी एक डिफेंस मैकेनिज्म है। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, सारे एविडेंसेस। वॉलंटरी नॉन फिट इंजूरिया, कोई प्लेंटिफ जो है उसने वॉलंटरली हार्म करवाने का कंसेंट दिया है, ठीक है, कोई वॉलंटरली यदि रेडी रहता है और उससे कोई हार्म हो जाता है, सो उसको हार्म नेग्लिजेंस में काउंट नहीं करते हैं। आपने पेशेंट को ट्रीट अच्छे से कर रहे हो, लेकिन एक कैलकुलेटेड रिस्क ले लिया आपने कि भैया मैं ये करता हूँ, यदि मैं इस तरह की सर्जरी कर देता हूँ, ये मेडिकेशन देता हूँ, तो पेशेंट को जल्दी इंप्रूवमेंट आ गया या ज़्यादा आराम आ सकता है, लेकिन उसकी वजह से पेशेंट को हार्म हो गया या इंजरी हो गई या उसकी डेथ हो गई, तो आपने कैलकुलेटेड रिस्क ली थी पेशेंट के लिए, तो इसमें भी वो एक डिफेंस मैकेनिज्म का काम करता है। कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस में डॉक्टर तो नेग्लिजेंट है ही, लेकिन पेशेंट का भी कुछ कंट्रीब्यूशन है। अब ये कोर्ट प्रूव करेगा कि पेशेंट 50% कंट्रीब्यूशन दे रहा है, 20% दे रहा है, या फिर 80% और 90% कंट्रीब्यूशन है। इसके बेसिस पे जो फाइनल केस है वो डिसाइड होता है। इमरजेंसी सिचुएशन में सेक्शन 92 आईपीसी ये कहता है कि यदि आप गुड फेथ में, रिमेंबर गुड फेथ में, किसी पेशेंट के गुड फेथ में आप उसकी लाइफ को बचाने के लिए उसके गुड फेथ में कोई ऐसा काम करते हैं और कंसेंट के बिना करते हैं, तो वो एक पनिशेबल ऑफेंस नहीं है इमरजेंसी सिचुएशन में। लॉ ऑफ लिमिटेशन कहता है कि एज पर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, आप जो एक कंज्यूमर जो है वो किसी डॉक्टर के अगेंस्ट या किसी हॉस्पिटल के अगेंस्ट नेग्लिजेंस का जो केस है वो 2 साल तक फाइल कर सकते हो भाई, 2 इयर्स तक। सो ये लॉ ऑफ लिमिटेशन अप टू 2 इयर्स। कुछ केसेस हैं जिनमें स्पेशल सर्कमस्टांसेस बता के यदि कोर्ट अप्रूव करता है, जो अथॉरिटीज जो है वो अप्रूव करती हैं, तो आप इसके बियॉन्ड भी जा सकते हो। अब आता है मेडिकल मिस एडवेंचर क्या होता है। तो अब आता है थेरेपेटिक मिस एडवेंचर। और मेडिकल मिस एडवेंचर में क्या होता है कि बैड और अनडिजायरेबल आउटकम हो गए, लेकिन ये जो आउटकम है, ये जो आप क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड कर रहे हो उससे रिलेटेड नहीं है। सपोज एडवर्स ड्रग रिएक्शन ही हो गई, तो जब तक डॉक्टर नेग्लिजेंट नहीं है आप उसको एक एक्यूज करार नहीं दे सकते हो इस केस में, क्योंकि ये अनडिजायरेबल आउटकम है। इसको बोलते हैं थेरेपेटिक मिस एडवेंचर। अब इसको अवॉइड कैसे करा जा सकता है? जैसे एडवर्स ड्रग रिएक्शन की बात करते हैं तो ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट करके, पेशेंट को उसके साइड इफेक्ट का वार्न करके, ऐसे इसको कम किया जा सकता है। लेकिन अब डायरेक्टली जो डॉक्टर है उसको इसमें इस केसेस में एक्यूज करार नहीं दे सकते, क्योंकि इसको कंसिडर किया जाता है कि मिस एडवेंचर है। ये जो केस है इसमें क्या होता है, इंडिविजुअल को इंजरी हो गई और डेथ हो गई है किसी पेशेंट की ड्यू टू सम अनइंटेंशनल, रिमेंबर दिस इज टोटली अनइंटेंशनल एक्ट। डॉक्टर या फिर डॉक्टर का कोई एजेंट या फिर किसी हॉस्पिटल का अनइंटेंशनल एक्ट की वजह से ये कोई पेशेंट को इंजरी हो गई या उसकी डेथ हो गई, तो उसको बोलते हैं थेरापेटिक मिस एडवेंचर। देख रहे हैं आप, एक डॉक्टर है उसका नेग्लिजेंस था, ठीक है, पेशेंट को इंजरी हो गई, चेन ऑफ कॉजेशन इज इंटैक्ट, और यदि इंजरी हो जाती है तो डॉक्टर पे नेग्लिजेंस प्रूव हो जाएगा डेफिनेटली। लेकिन क्या हुआ, डॉक्टर का नेग्लिजेंस था, पेशेंट को इंजरी हो गई, एक न्यू एक्ट जो है
जो चेन ऑफ इवेंट है इसके बीच में एक न्यू एक्ट आ गया, तो इसकी वजह से आप नेग्लिजेंस को प्रूव नहीं कर पाओगे। तो इसको बोलते हैं नोवस एक्टस इंटरवेनिंग। फिर आता है पेशेंट्स नेग्लिजेंस। यदि डॉक्टर तो नेग्लिजेंट है ही, पेशेंट का नेग्लिजेंस भी है उसमें, कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस की तरह, वो भी एक डॉक्टर के लिए डिफेंस का काम करता है। ओके, तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये डिफेंस है डॉक्टर का नेग्लिजेंस के केसेस में। अब यदि ये प्रूव हो जाता है कि डॉक्टर नेग्लिजेंट है, तो भैया 304A में रैश एंड नेग्लिजेंस के चक्कर में इससे पनिशेबल ऑफेंस, ठीक है। और इसमें लिखा है कि whoever causes death of any person by doing any rash or negligent act not amounting to culpable homicide। culpable homicide प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन रैश और नेग्लिजेंट एक्ट आपने कर दिया है, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years तक पनिशमेंट है, प्लस फाइन और इवन बोथ। 304A जो IPC है उसमें लिखा हुआ है causing death by rash and negligent act। अब इस नेग्लिजेंस के लिए कुछ टेस्ट थे, कई तरह के जो केसेज हुए पुराने, उनके बेसिस पे कई तरह के टेस्ट आते हैं। उसमें एक फेमस केस है मेडिकल नेग्लिजेंस से रिलेटेड, दैट इज द बोलम टेस्ट। ओके, ये कहता है कि एक डॉक्टर यदि एक स्टैंडर्ड ऑफ रीजनेबल बॉडी ऑफ मेडिकल ओपिनियन जो देती है उसको फॉलो करता है। ओके, एक मेडिकल बोर्ड बना, उसकी ओपिनियन आती है एक्स और डॉक्टर इसके स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहा था, तो आप उसको नेग्लिजेंट नहीं दे सकते। ओके, यदि एक दूसरा बोर्ड बनता है, दूसरा कोई फिजिशियन इसकी कॉन्ट्रेरी ओपिनियन देता है, तो भी इसको नेग्लिजेंस प्रूव नहीं कर सकते आप। मतलब क्या है, एक डॉक्टर जो है उसको एक हाईएस्ट एक्सपर्ट स्किल्स जो होते हैं ये आप जरूरी नहीं है उसको आते हो। ओके, तो एक रीजनेबल स्किल होने चाहिए। इट इज सफिशिएंट इफ ही एक्सरसाइज द ordinary skills of an ordinary competent man exercising that particular act। so ordinary skills यदि किसी डॉक्टर में है और ये एक मेडिकल बॉडी कहती है कि ये जो डॉक्टर है ये नेग्लिजेंट नहीं था क्योंकि इसने ऑर्डिनरी एक्ट परफॉर्म करा विद ड्यू केयर एंड अटेंशन, तो आप उसको नेग्लिजेंट करार नहीं दे सकते। ये बोलम टेस्ट के बाद में आया। अब बोलम टेस्ट क्या था? बोलम जो था उसको डिप्रेशन था जी। डिप्रेशन की वजह से उस टाइम ECT दी इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी फ्रायन हॉस्पिटल लंदन में ECT उसको दी। ECT देने की वजह से बोलम को थोड़ी मोमेंट्स हुई और वो गिर गया टेबल से। गिरने के बाद में उसका एसिटाबुलम फ्रैक्चर हो गया। अब बोलम जब उठा तो उसने जो हॉस्पिटल था उस पर केस कर दिया कि भैया उसको पहले बताया क्यों नहीं कि इसमें ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, उसको एनेस्थेसिया क्यों नहीं दिया, उसको रिस्ट्रेन क्यों नहीं करा, उसको बांधा क्यों नहीं। तो फिर जो मेडिकल बोर्ड था उसने ओपिनियन दी कि यदि आप उसको जनरल एनेस्थेसिया देते हो या रिस्ट्रेन करते हो तो ECT की जो इफेक्टिवनेस है डिप्रेशन में उसको ठीक करने के लिए वो कम हो जाती है। एक मेडिकल ओपिनियन ने ये बोला। तो उस मेडिकल ओपिनियन की जो फाइनल रिपोर्ट थी वो डॉक्टर के फेवर में आई और नेग्लिजेंस प्रूव नहीं हो पाया। तो यदि एक मेडिकल बोर्ड जो है उसकी ओपिनियन इसके फेवर में आ जाती है कि डॉक्टर ने ऑर्डिनरी जो स्किल्स हैं और केयर जो है वो परफॉर्म करी, तो उसको नेग्लिजेंस नहीं कहा जा सकता। इंडिया का फेमस केस है जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब केस। इसमें क्या हुआ, जैकब मैथ्यू जो था डॉक्टर, वो एक एक्यूज था और अपीलेंट, ओके, जो कंप्लेनेंट था वो था अशोक शर्मा, ठीक है। इसमें 304A और 34 कॉमन इंटेंशन और ये रैश एंड नेग्लिजेंट एक्ट हो गया। क्रिमिनल नेग्लिजेंस केस फाइल हो गया जी। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के कोर्ट में ट्रायल चलता है और 304A में कन्विक्शन। फर्दर पिटीशन फाइल हुई हाई कोर्ट में और इस केस के बाद में जैकब मैथ्यू वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का जो केस था, इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दी नेग्लिजेंस के केस में। गाइडलाइंस हैं कि negligence is an act which a prudent or reasonable person will not do or more a breach of duty। okay, so एक reasonable और prudent person जो है वो ऐसा काम नहीं करता है जो कि किसी डॉक्टर ने करा है, तब तो वो नेग्लिजेंस है। और एक ब्रीच ऑफ ड्यूटी है तब भी ये नेग्लिजेंस है, ठीक है।
नेग्लिजेंस मस्ट बी कल्पेबल और ग्रोस merely based upon an error of judgment. ओके, सो ये जो है ग्रोस नेग्लिजेंस होना चाहिए कि जो प्रोसीजर है फॉर द पुलिस टू फाइल ए केस अगेंस्ट नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस के केस में पुलिस जो है वो क्या प्रोसीजर फाइल करती है। सुप्रीम कोर्ट ने जैकब मैथ्यू और वो जो केस हुआ था उसमें बोला कि भैया सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है दोनों मिलकर कुछ गाइडलाइन बनाओ कि नेग्लिजेंस के केस में पुलिस कैसे डील करे। तो इसमें क्या होता है, जो FIR फॉर नेग्लिजेंस कैन नॉट बी रजिस्टर्ड अनलेस द पुलिस अथॉरिटी ऑब्टेन एन एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत होती है। If the complaint is filed to the police, they will then proceed to forward the complaint to the state medical council. यदि किसी पेशेंट के अटेंडेंट ने पुलिस को कंप्लेन कर दी तो वो स्टेट मेडिकल काउंसिल को पहले इंटीमेट करेगा, उसकी वजह से एक बोर्ड बनेगा और बोर्ड में जो एक्सपर्ट मेडिकल ओपिनियन होगी, जो सेम ब्रांच के डॉक्टर्स रहते हैं और उसमें चेयरपर्सन और बोर्ड जो बनता है उसकी जो ओपिनियन होगी उसके बेसिस पे डिसाइड होगा कि फर्दर कंसिक्वेंसेस क्या होते हैं। इससे पता लगता है कि जिस तरह से डॉक्टर सुनीता शर्मा के साथ किया गया कि बिना किसी मेडिकल बोर्ड ओपिनियन के, बिना इंटीमेशन ऑफ मेडिकल काउंसिल के डायरेक्टली 302 में केस रजिस्टर करके डॉक्टर को हरास करा और फाइनली उसने सुसाइड कर लिया। If the board furnishes an opinion that there was negligence, then FIR can be registered. Okay? बोर्ड के बोलने पे ही FIR हो सकती है। But a doctor accused might not be arrested routinely. ठीक है, unless his arrest is necessary for the furthering the investigation or collecting of evidence, or the IO is satisfied that the doctor would not make himself available to face the prosecution. ये सब होता है यदि लगता है कि बहुत ही ज़्यादा ग्रॉस नेग्लिजेंस हो गया है, IO को लगता है कि डॉक्टर जो है ये खुद आएगा नहीं नेक्स्ट प्रोसिक्यूशन में, ये हेल्प नहीं करेगा, तो उसको अरेस्ट करा जा सकता है। अदरवाइज बिना मेडिकल बोर्ड ओपिनियन के, बिना पूरी डॉक्यूमेंटेशन के आप किसी डॉक्टर को डायरेक्टली अरेस्ट नहीं कर सकते। प्राइवेट कंप्लेंट जो होती है इज नॉट टू बी एंटरटेन्ड अनलेस द कंप्लेनेंट हैज प्रोड्यूस्ड प्राइमी फेसी एविडेंस before the court in the form of a credible opinion given by another complainant doctor to support the charge of rashness or negligence on the part of accused doctor। और जब तक जो प्राइम फेसी एविडेंस नहीं आ जाता उस डॉक्टर के अगेंस्ट, और वो भी कौन देगा, वो एक क्रेडिबल ओपिनियन जो कि कॉम्पिटेंट डॉक्टर है वो देता है, तब तक आप डॉक्टर को एक्यूज्ड नहीं करार दे सकते। अब हमने बात करी सिविल और क्रिमिनल नेग्लिजेंस की, थी इनमें क्या डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है। तो सिविल नेग्लिजेंस जो होता है इसमें जो ऑफेंस होता है इसमें क्या होता है, वायलेशन ऑफ लॉ नीड नॉट टू बी प्रूव। ओके, जरूरी नहीं है कि आप लॉ को वायलेशन को प्रूव करो। इसमें जो होता है जो कि स्पेसिफिकली क्या वायलेशन हुआ ये प्रूव करना होता है, क्योंकि क्रिमिनल केस फाइल हो चुका है। इसमें क्या होता है, सिंपली आप दिखा दो, प्रूव कर दो, एविडेंसेस दे दो कि भैया सिंपली एब्सेंस ऑफ केयर एंड स्किल था, तो वो नेग्लिजेंस हो जाएगा। ग्रॉस नेग्लिजेंस, इनअटेंशन और लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी आपको प्रूव करना होता है। कंडक्ट ऑफ फिजिशियन जो होता है ये कंपेयर टू ए जनरली एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ प्रोफेशनल कंडक्ट जो होता है उससे आप कंपेयर करके ये बता दोगे कि भैया वैसा नहीं था, तब ये नेग्लिजेंस है। ये सिंगल टेस्ट से आप कंपेयर नहीं कर सकते हो क्रिमिनल नेग्लिजेंस में। रिमेंबर कंसेंट की बात करी हमने, तो ये गुड डिफेंस जो होता है ये सिविल नेग्लिजेंस में ही है। इट कैन नॉट बी ए गुड डिफेंस इन क्रिमिनल नेग्लिजेंस। ट्रायल जो होता है सिविल नेग्लिजेंस का सिविल कोर्ट करता है, सेम कंज्यूमर जो फॉर्म है उनमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कंपनसेशन मिल जाता है मैक्सिमम, इसमें क्रिमिनल कोर्ट में ट्रायल चलता है। स्ट्रॉन्ग एविडेंस जो है वो सफिशिएंट होते हैं, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, स्ट्रॉन्ग एविडेंस है कि डॉक्टर ने इंजरी हार्म कर दिया है, वो सफिशिएंट होते हैं। गिल्ट शुड बी प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, रीजनेबल डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, तब वो क्रिमिनल केस फाइल होता है। इसमें डॉक्टर जो होता है और जो हॉस्पिटल होता है वो डैमेज को पे करने के लिए कंपनसेशन देता है, जबकि इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसमें सीधा इम्प्रिजनमेंट होता है एंड फाइन लगता है, और दोनों भी हो सकते हैं। सो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल जो एजेंसी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में, उनका जो अलग अलग लेवल पे, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 1 करोड़ तक से कम मामले जो होते हैं वो सुलझाए जाते हैं, 1 से 10 करोड़ के स्टेट लेवल पे, 10 करोड़ से ऊपर के नेशनल, और जब इन सब का से भी ज़्यादा कोई अपील फाइल करता है सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट डील करता है जितने भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो केसेस होते हैं वो।
एक केस हुआ 1995 में, सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड हिस्टोरिक डिसीजन इन 1995, जिसमें केस हुआ था वीपी शांता एंड इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कि भैया इन्होंने पूछा कि सर्विसेज जो हैं, जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में सर्विसेज लिखा हुआ है, इस सर्विसेज का मतलब क्या है। सो इन्होंने बताया कि सेक्शन 21O जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का 1986 और रिसेंटली जो अमेंड हुआ है, इन्होंने क्लियरिफाई किया कि भैया ये जो सर्विसेज हैं, इसमें जो मेडिकल प्रोफेशन है, सर्विसेज में जो सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, मेडिकल सर्विसेज जो है वो सब भी इंक्लूडेड है। मतलब आप एक कंज्यूमर हो और एक सेलर के पास जाते हो, शॉपकीपर के पास कुछ सामान लेने, सो कंज्यूमर क्या करता है, सामान लेता है, सेलर उसको देता है। यदि आपको कुछ फॉल्टी उसमें लगता है, कुछ गलत चीज़ है, तो आप क्या करते हो, उसको जाके बोलते हो। नहीं मानता तो आप कंज्यूमर फॉर्म में जाते हो, आपको वो कंपनसेशन देता है यदि केस प्रूव हो जाता है तो। सेम इसमें भी होता है। सिविल केसेस में डॉक्टर जो है और जो मेडिकल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं वो सर्विस प्रोवाइडर हैं, और ये जो आपके जो पेशेंट्स हैं वो एक कंज्यूमर्स हैं। कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, बस ये डिफरेंस है कि एज ए डॉक्टर, एज ए मेडिकल प्रोफेशनल आप इस शॉपकीपर से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हो। आपको पेशेंट से एम्पैथेटिकली ट्रीट करना होता है, क्योंकि पेशेंट जो होता है वो सफरिंग में है, वो पेन में है। अब आता है रेस इप्सा लोक्यूटर क्या होता है। इसका मतलब है कि भैया नेग्लिजेंस प्रूव करने की जरूरत नहीं है, जो थिंग्स हैं और फैक्ट्स हैं वो अपने आप बोल रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, नेग्लिजेंस ऑफ ए डॉक्टर हैज टू बी प्रूव्ड बाय द पेशेंट इन द कोर्ट। पेशेंट प्रूव करेगा, कोई कागज दिखाएगा, कोई एविडेंस दिखाएगा। लेकिन स्पेशल सर्कमस्टांसेस में क्या होता है, मिस्टेक ऑफ द डॉक्टर आर सो ऑब्वियस दैट देयर इज नो नेसेसिटी टू प्रूव देम। जैसे इस केस में डॉक्ट्राइन ऑफ रेस इप्सा लोक्यूटर लागू होता है। ओके, जैसे एब्सेंस ऑफ नेग्लिजेंस द इंजरी वुड नॉट हैव अकर ऑर्डिनरी। यदि नेग्लिजेंस नहीं होता तो इंजरी नहीं होती। डॉक्टर का एक्सक्लूसिव कंट्रोल था उस इंजरी प्रोड्यूसिंग इंस्ट्रूमेंट और ट्रीटमेंट पे, इतने सालों से ट्रीट कर रहा था, वो एक्सपर्ट है, उसका एक्सक्लूसिव कंट्रोल था, तो उसको इंजरी नहीं होनी चाहिए थी। पेशेंट वॉज नॉट गिल्टी ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। ये सब प्रूव हो जाता तो हम रेस इप्सा लोक्यूटर में कंसिडर करते हैं कि भैया जो थिंग्स है वो अपने आप ही बोल रहे हैं कि डॉक्टर ने गोस्पीस छोड़ दिया, कोई स्वैब छोड़ दिया। ओके, जैसे फेलियर टू रिमूव द स्वैब ड्यूरिंग ऑपरेशन, ये कर सकता है डॉक्टर कि स्वैब को निकालना चाहिए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और ये आता है कि भैया जो एक्सक्लूसिव कंट्रोल है इस चीज़ों पे कि इंजरी नहीं होनी चाहिए आइडियली, तो ये तो फैक्ट जो है वो अपने आप ही बोल रहा है। आपने एंटीटेटनस सीरम नहीं दिया, कोई इंजरी का पेशेंट है, उसको प्रोलॉन्ग्ड स्प्लिंटिंग कर दिया आपने, जिससे लिम्ब भी चले गया उसका। बर्न जो है फ्रॉम हॉट वाटर बोतल लगाई और एक्सरे करा, उससे बर्न हो गया पेशेंट को। सो ये सब चीज़ें जो हैं ये रेस इप्सा लोक्यूटर में आता है। ओके, सो हमने नेग्लिजेंस में बेसिक जो चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस करी। क्या है सिविल नेग्लिजेंस, क्या है क्रिमिनल नेग्लिजेंस, कैसे प्रोसीडिंग होती है, क्या है बोलम टेस्ट, क्या होता है जेकब मैथ्यू के जजमेंट में, क्या वीपी शांता और जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन था उसके बाद जो जजमेंट था उसमें क्या है। मेडिकल जो प्रोफेशन है इसमें डॉक्टर पेशेंट का जो रिलेशन होता है उसको भी कंज्यूमर एंड एक सर्विस प्रोवाइडर रिलेशन की तरह कंसिडर करा जाता है कोर्ट्स में। इसलिए डॉक्टर्स की ड्यूटी है टू ट्रीट देयर पेशेंट्स एम्पैथेटिकली एंड सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो प्रिजर्व करके रखना एंड मेक श्योर किसी भी पेशेंट को ट्रीट करने से पहले और बाद में और वाइल ट्रीटिंग ए पेशेंट सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए। थैंक यू सो मच।